हेलो बच्चों, जय हिंद। स्टार्ट किया जाए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। तो आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जो आप पहली बार सामना करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस 1 से लेकर 13 तक का सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन कंपटीशन बन रहे हैं वो नीट लेवल तक, मैं जेई और एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नीट लेवल तक NCERT से बनाए जाते हैं। तो ये प्रश्न जो मैंने सेलेक्ट किया है सब के सब NCERT से लिए गए हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो NCERT में मिलेंगे, लेकिन 99.99% NCERT के हैं। तो 0.1% थोड़ा सा उसी कंसेप्ट पर थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बोर्ड अच्छा जाएगा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयार रहेंगे। तो यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए और सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए एक स्लोगन के साथ, सोच बदलो देश बदलो। तो अपना सोच बदलिए और देश बदलने का प्रयास करिए। चलिए, किसी उप संयोजन यौगिक में निम्नलिखित लिगेंड में से कौन सा बंधनी समझौता दर्शा सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन दर्शा सकता है? लिंकेज। तो अपना आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है अमोनिया, बी है सल्फेट आयन, सी है नाइट्राइट आयन और डी में ऑक्जेलेट आयन। चाहे इसको ऑक्जेलेटो पढ़िए, सल्फेटो पढ़िए, जब ओ लगा देंगे तो एमीन पढ़िए और नाइट्राइटो पढ़िए। जल्दी से अपना आंसर बताइए। यदि आपने इसको ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो सही चुना है, क्योंकि नाइट्राइट में एक बार कौन दे सकता है? देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो यदि मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रो एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रो एन। और यदि ऑक्सीजन देगा मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को, चाहे एक बार में एक ही देगा, चाहे नाइट्रोजन दे या ऑक्सीजन दे। नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रो एन लिखेंगे और ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रो ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रो ओ लिखेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए ये लिंकेज या बंधनी समझौता प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अच्छा, इसमें उदासीन लिगेंड कौन है? अमोनिया। और सबके क्या है? ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है ना? चलिए, दूसरा प्रश्न है, फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही है। संकुल NiCl.4NH3 के 1 मोल में AgNO3 विलयन मिलाए जाने पर AgCl के 2 मोल निर्मित हुए। संकुल में निकिल की द्वितीयक संयोजकता होगी। देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे दिया हुआ है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा फ्रेमिंग किया गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्ट, देखिए, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको लेवल बढ़ाना है, जिसको आगे जाना है, तो वो क्वेश्चन उनके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा सेटअप किया गया है उनके लिए। तो ये कंपाउंड है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा है। फिर पूछ रहा है कि एक मोल में AgNO3 विलयन मिलाए जाने पर AgCl के कितने मोल मिले हैं? 2 मोल। तो संकुल में निकिल आयन की द्वितीयक संयोजकता पूछ रहा है। तो बताइए। तो पहले मैं आंसर बता दूं, आप अपना आंसर जो लगाए होंगे चेक करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 4 इसकी द्वितीयक संयोजकता होगी। कैसे? ऐसे, जो अभी इसको मैं लिख रहा हूँ NiNH3 का होल 4, ठीक है, और आउटर साइड में ये क्लोरीन कितना कहाँ लिख दूँ? बाहर, 2 क्लोरीन। ठीक है ना? कितना क्लोरीन? 2 क्लोरीन बाहर हो गया। ये चल नहीं रहा भाई, यहाँ पर ये 2 क्लोरीन। ठीक है, अब इसमें क्या मिलाया जाएगा? AgNO3 मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? AgNO3 मिलाया जाएगा। तो जो Cl है वो Ag के साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन होगा। तो कितने मोल बना रहा है? 2 मोल बना रहा है। कितने मोल? 2 मोल बना रहा है। तो ये जो आउटर स्फीयर में रहेगा या प्राथमिक संयोजकता वाला रहेगा वही आयनाइज होता है, अंदर वाला नहीं। तो अंदर कितना होगा? 4, क्योंकि यहाँ पर 4 अमोनिया है, 2 क्लोराइड है। तो 4 निकल के साथ जुड़ा रहेगा तो वो द्वितीयक संयोजकता होगी, और जो बाहर रहेगा आउटर स्फीयर में वो क्लोरीन रहेगा, उसकी संख्या 2 होगी, 2 मोल। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो क्या बताएंगे, कितना होगी? कमेंट करके बताइएगा। द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 4। तो यदि इस तरह से इसी क्वेश्चन में द्वितीयक संयोजकता न देकर इस यौगिक की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सेम क्वेश्चन का कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या क्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं क्योंकि। अच्छा, मिश्र धातु का इंग्लिश वर्ड क्या है? एलॉय। एलॉय बनाते हैं। अच्छा, क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें ऑप्शन में अनुसार जाना है आपको। उनके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, उनकी समान कण एंथैल्पी होती है, उनकी समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, उनके लगभग समान परमाणु अमाप या साइज होते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? क्या, क्यों ये एलॉय यानी मिश्र धातु बनाते हैं? तो यदि आपने लगाया आंसर नंबर डी को, उनके लगभग समान परमाणु अमाप या साइज होते हैं, इसलिए वो अमलगम या मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, अमलगम या मिश्र धातु बनाते हैं। अच्छा, अमलगम और एलॉय मिश्र धातु में क्या अंतर है? अमलगम में Hg का होना जरूरी है, मेटल और नॉन मेटल के साथ साथ। यदि Hg है, मेटल पारा है, तो वो अमलगम है, अन्यथा Hg नहीं है तो मिश्र धातु है, एलॉय है। ठीक है ना? बहुत बार 10th में आया हुआ क्वेश्चन ये। अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन लायक है, कई बार पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। विचार करना, अभिक्रिया क्या हो रहा है? ये मेथिल 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन है। देख रहे हैं ना, 4 कार्बन का, कौन कहाँ कहाँ पर, 1 2 3 4 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है और मेथिल लगा है, तो 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन या मेथिल साइक्लोब्यूटेन है। उसको किससे क्रिया करवाया जा रहा है?
ब्रोमीन से कब? पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्राप्त मुख्य उत्पाद है, प्राप्त मुख्य उत्पाद पूछ रहा है। ये देखिए 4 उत्पाद हैं, आप इसके 4 उत्पाद को देखिए और बताइए कि कौन सा उत्पाद बनेगा और क्यों बनेगा। आंसर तो देना आसान है कि ये बनेगा, क्यों? तो इसको देखने के लिए पहले आंसर अपना दीजिए। तो आंसर नंबर आप लगाए हैं बी, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही है, 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। क्यों ये बनेगा? ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? तो जानिए, समझिए। देखिए जब ये Br2 की प्रेजेंस में पराबैंगनी रखा जाता है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो Br का जो यहाँ पर एडिशन नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं। एडिशन की बजाय क्या होगा? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या ऑर्डर देखा जाता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये है ऑर्डर उनका अभिक्रिया के होने का। तो इस पर ब्रोमीन का लगना थोड़ा दुष्कर होगा क्योंकि ये क्या है? कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन से प्राथमिक है। ये वाला कार्बन सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, और लेकिन पहला वाला कार्बन क्या है? टर्शियरी है। तो टर्शियरी वाले पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन शीघ्रता से होगा, ठीक है ना? तो आपको याद पता हो गया कि जो कार्बन जितना हाई डिग्री का होगा उस पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया उतना आसानी से होगा, इसलिए इस पर ब्रोमीन आना आसान रहेगा अपेक्षा के दूसरे कार्बन की तुलना में, ठीक है ना? ठीक। अगला, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका pKa मान उच्चतम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि pKa क्या चीज़ है और इसका मान न्यूनतम और उच्चतम किसके लिए होता है, क्या बता रहा है ये, तो बता दिया जाए। आप कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते तो जान जाएं। K क्या है? एक स्थिरांक है। A फॉर एसिड, P फॉर एंटीलॉग फॉर्म है, यानी P फॉर क्या हो गया? एंटीलॉग, लघुगुणक का विलोम है, प्रतिलोम है। और K क्या है? स्थिरांक है। A फॉर एसिड। और उस तरह से PKB क्या होता है? बेस का वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक का प्रतिलघु गुणक। और K क्या है? अम्ल का वियोजन स्थिरांक का प्रतिलघु गुणक। तो प्रतिलघु गुणक जितना कम होगा उसका क्षारकता या अम्लता उतना ही उल्टा होगा, यानी अम्ल की बात में अम्ल के लिए pKa का मान जितना कम, अम्लीय प्रवृत्ति एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर या करेक्टर उतना ही अधिक, मतलब एक दूसरे के दुश्मन, उल्टा संबंध है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसका सबसे उच्चतम होगा, तो जो सबसे दुर्बल होगा अम्ल वो सबसे, उसका pK का मान सबसे उच्चतम होगा। मैं फिर से बता दूं, pKa का मान जितना कम होगा अम्लीय गुण उतना ही अधिक होगा। और यदि यदि ये वाला उच्चतम होगा, इधर उच्चतम होगा, तो ये न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम सबसे किसका अम्लीय प्रवृत्ति है? चारों में से, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैराक्रिस्टॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो सबसे दुर्बल अम्ल कौन है ये पूछना चाह रहा है, लेकिन पीके के कर्म में पूछा है। तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, पैराक्रिस्टॉल। क्यों? सबका स्ट्रक्चर आप जानते होंगे। पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है तो अम्लीय है, OH लगा है, पैरा NO2 लगा है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। मेटा नाइट्रोफिनॉल ये भी अम्लीय है, OH और यहाँ पर NO2 लगा है मेटा पोजीशन पर। पैराक्रिस्टॉल OH लगा है, लेकिन यहाँ पर पैरा पर CH3 लगा है। क्या लगा है? CH3। और 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल तो जानते हैं तीनों जगह NO2, 2 पर, 4 पर, 6 पर NO2 लग जाएगा। तो इसमें NO2 क्या करता है? विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, लेकिन CH3 क्या करता है? डोनेटिंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस आई से देगा तो OH की जो H निकलने की टेंडेंसी घट जाएगी, इसलिए पैराक्रिस्टॉल क्या होगा? सबसे दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। और सबसे प्रबल अम्ल पूछता है पीके का मान सबसे न्यूनतम कौन होगा? न्यूनतम किसका होगा? कमेंट करके बताइएगा। अधिकतम किसका है? पैराक्रिस्टॉल का। यदि क्वेश्चन में उच्चतम ना आकर इस बार आ गया न्यूनतम किसका है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे चारों में से? जल्दी बताइएगा, जल्दी क्या, आप सोच समझ के बताइएगा। चलिए अगला देखिए, ये है एनिसोल को HI के साथ अभिकृत किए जाने पर देता है। इसके ठीक 12वें पेपर सेट में इसको मैंने कराया था, 12वें या 13वें में कराया था। क्रिस्टॉल के नाम वो एनिसोल के नाम से आया था, ये स्ट्रक्चर दे दिया है। अब आपको आसान कर दिया कि स्टेप, नहीं तो एनिसोल लिखता तो आप पहले स्ट्रक्चर जानना पड़ता, क्योंकि बहुत लोग को स्ट्रक्चर ही नहीं पता रहेगा तो पहले HI के साथ कैसे कराएंगे। तो आपके लिए एक स्टेप आसान कर दिया। तो मैंने उस दिन उसमें पेपर में बताया है, क्या बताया है कि यहाँ से 2 तरह से संभावना हो सकती है टूटने की बॉन्ड। और जो कार्बन के साथ O लगा रहता है, ये कार्बन जो बेंजीन वाला है, फेनिल वाला, वो sp2 है। तो ये वाला C और O का बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो क्या होगा? जल्दी नहीं टूटेगा। और इधर CH3 के साथ जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है? sp3 है, और फेनिल वाला कार्बन क्या है? sp2 है। फिर से मेरी बात समझ लीजिए, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। इसको काटा, ये बनाया, थोड़ा छोटा कर दें, ये बेंजीन और इसके साथ लगा है OCH3, तो यहाँ पर HI आएगा। तो 2 संभावना है, एक यहाँ से टूटने का, एक यहाँ से टूटने का। तो यहाँ से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कार्बन क्या है? sp2 है, और ये CH3 वाला कार्बन क्या है? sp3 और O, मतलब ये सेकेंड टाइप वाला क्या है? कमजोर है, क्योंकि ये कार्बन sp3 संकर है, और बेंजीन वाला कार्बन sp2 है, ये मजबूत है। C और O के बीच क्या है? मजबूत बॉन्ड बना है, तो जल्दी नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो इसके पास क्या आएगा? H आएगा, और उधर क्या जाएगा? I जाएगा। इधर क्या जाएगा? I जाएगा। तो इधर क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल। तो फिनॉल कहाँ है? इधर, ये फिनॉल बनेगा। और उधर क्या बनेगा? आई के साथ जुड़ेगा तो मेथिल आयोडाइड बनेगा। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस नंबर इसके पहले वाले में दिखाया था, फिर से आ गया क्वेश्चन, तो फिर से पूछा जा सकता है। अगला, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्षार अविलेय उत्पाद बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, घुमा फिरा क्वेश्चन कर रहा है, सीधा नहीं कर रहा है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। यहाँ बोला है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसको क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग
अभिकर्मक। तो इतना कहते हैं आपके दिमाग में क्या हो गया कि हिंसबर्ग किसके लिए प्रयोग होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के पहचान के लिए किया जाता है। किसके लिए? 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन के पहचान के लिए। कैसे किया जाता है? 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग के साथ अभिक्रिया करता है और बाद में जो यौगिक बनाता है वो KOH में घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। जबकि 2 डिग्री वाला एमीन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है लेकिन KOH में अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील, यानी नहीं घुलता है। और 3 डिग्री तो हिंसबर्ग के साथ क्रिया करता ही नहीं है। तो इसलिए पहचान हो गया ना कि 1 डिग्री करता है और KOH के साथ घुल जाता है। 2 डिग्री करता है लेकिन KOH के साथ नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। और 3 डिग्री पहले क्रिया ही नहीं करता। तो यहाँ पर 2 डिग्री छाट लीजिए, वही आपका हो जाएगा इसका आंसर। क्षार अविलेय उत्पाद बनाता है, इसके साथ क्रिया करेगा और अविलेय उत्पाद। तो कौन सा है? ये क्या है? 3 डिग्री है। ये क्या है? 2 डिग्री है। ये क्या है? 1 डिग्री है। ये क्या है? 1 डिग्री है। तो इसमें 2 डिग्री वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ये बी वाला क्या करेगा? आंसर सही हो जाएगा। घुमा के क्वेश्चन है तो घुमा के क्वेश्चन करेगा, कान घुमा के पकड़ेगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सीधा पकड़ेगा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो आप हल्के वाले स्टूडेंट है कि मजबूत वाले हैं, गंभीर वाले हैं, क्या है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा कि कितने बार में से आपको आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में है, मेमोरी में है, अंडरस्टैंडिंग में है या एप्लीकेशन लेवल में है। 3 लेवल के होते हैं क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित एमीन में से कौन सा कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है? कौन सा अभिक्रिया? कार्बिल एमीन। कई बार नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसा क्वेश्चन वैसा आपके नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? प्राथमिक एमीन देते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। ठीक है ना? ये ऊपर वाला एलिफेटिक है, नीचे वाला बेंजीन के साथ NH2 लगा होता है तो एरोमेटिक, लेकिन वो प्राइमरी एमीन होगा। कौन सा? 1 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री छाट लीजिए, वही देगा कार्बिल एमीन। तो ये क्या है? 1 डिग्री है। ये क्या है? 2 डिग्री है। ये क्या है? 3 डिग्री है। ये क्या है? 2 डिग्री है। तो कौन देगा? केवल ए वाला देगा, एथिल एमीन। जो 1 डिग्री रहेगा वो देगा। तो कौन देगा? एथिल एमीन। पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बनाता है? एल्किल आइसोसाइनाइड, जो कैसा गंध देता है? दुर्गंध देता है। कैसा? दुर्गंध, इसलिए बहुत फेमस है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलिए 9वां क्वेश्चन, सरल, सबसे सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, सबको पता रहेगा कि किस विटामिन की कमी के कारण रात्रि अंधता होती है? किसी कारण? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए के कारण। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? डॉट 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 बताइएगा जरूर, ए का रासायनिक नाम। हाँ जी, ये आ गया क्वेश्चन आपके लेवल के लायक। क्या आ गया? कैसे करेंगे? जल्दी से सुनिए। किसी विलेय एक्स का 1% विलयन सुक्रोज मतलब चीनी मोल द्रव्यमान 342 ग्राम पर मोल के 6% विलयन के साथ समपरासारी है। विलयन एक्स का मोल द्रव्यमान क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा है, लेकिन समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कि 2 विलयन है, एक एक कोई अननोन है और एक नोन है कि चीनी का है। किसी विलेय एक्स का 1% विलयन सुक्रोज जिसका मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम है के 6% विलयन के साथ समपरासारी है। विलेय एक्स का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी 2 विलयन है। ठीक है ना? विलयन 1 और विलयन नंबर 2 मान लीजिए। दोनों का पराशर दाब क्या है? समपरासारी का मतलब क्या? पराशर दाब क्या है? पराशर दाब को किसी दिखाते हैं? पाई से। पाई 1 पाई 2 के क्या है? बराबर है। पराशर दाब बराबर है, यानी इसकी पराशर दाब को किसी दिखाते हैं? पाई से, बराबर है। अब इसमें विलेय पहले कंपोनेंट का है जो विलयन के में जो विलेय है उसकी मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। तो आप जानते हैं ना, फार्मूला यूज करिए। क्या यूज करेंगे? पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर क्या होता है? CRT होता है। अब 2 विलयन के लिए लगाना है तो पाई 1 बराबर C1RT और पाई 2 बराबर C2RT। C2 मतलब पहचान के लिए C2RT। ठीक है? तो अब सीधे सीधे पाई 1 पाई 2 बराबर तो मान रख दीजिए। तो सीधे हम यहाँ पर स्टेप खत्म करके मैं यहाँ से बता रहा हूँ। पाई का मान, पाई बराबर क्या होता है? CRT। 2 बिलियन के लिए पाई 1 और पाई 2 क्या है? दोनों बिलियन का पार्श्वता बराबर है। इसी का मतलब होता है ना, पार्श्वता बराबर हो। अब दोनों का मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो CRT और CRT पाई बराबर होता है ना। C1 को इधर को 1 कर दीजिए, इसको 1। अब C को क्या लिख सकते हैं? C क्या होता है? मोल होता है, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन सोल्यूशन। और n को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मोलर मास इंटू V, यानी C की जगह पर क्या लिख सकते हैं? WMV लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? W1 अपॉन M1 इंटू VRT बराबर W2 M2 RT अपॉन V। देखिए दोनों साइड में क्या क्या समानता है? RT समानता है, ठीक है ना? वॉल्यूम समानता है। अब मान रख दीजिए तो क्या बचा है फार्मूले में? W1 तो आपको दिया है 1%। कितना है? 1%। 1% का मतलब 100 में 1, तो 1 ग्राम मान लीजिए उसका है। और मोलर मास इसका M1 का क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। बराबर W2 कितना है? 6% है। 6% मतलब 100 ग्राम में 6 ग्राम, 6 ग्राम उसको मान लीजिए। और M2 कितना है? इसको दिया है 342, इसको रख दीजिए 342। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, M1 निकल जाएगा। तो त्रिज्या गुणा करेंगे, क्या करेंगे आप? त्रिज्या गुणा करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ पर मैं जगह जहाँ है वहाँ लिख रहा हूँ। M1 बराबर क्या आ जाएगा? 342/6 करेंगे
तो इसको 342 को 6 से भाग देंगे, 342 को 6 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 57। कितना जाएगा 57। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 57 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, एक बार ट्राई करिएगा दोबारा से। सीधा सीधा है, पराशर दाब बराबर है तो दोनों का पराशर दाब का फार्मूला लगा दीजिए दोनों साइड, और दोनों साइड में जो वेट है, भार है ना, 1-1% जो दिया है वही उसका भार मान लीजिए, और एक का मोलर द्रव्यमान दिया है, दूसरे का मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। क्या है 11वां क्वेश्चन, ये आपको अपने से करना है ना, 11वां क्वेश्चन आपको अपने से करना होता है। पढ़ दूं क्वेश्चन। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर अर्धायु समान रहती है। अभिक्रिया की कोटि है प्रथम, द्वितीय, शून्य, 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल तो मजा आ जाता है मुझे। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन एक बार प्रयास करिए। इसका आंसर कुछ लोग कमेंट में बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग देखते हैं, पूरा देखते हैं वीडियो, हर एक बात का आंसर देते हैं, और कुछ लोग हो गया कि देख लेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा इसलिए देखते ही नहीं है। तो ज़्यादा नहीं सीखना चाहते हैं उसके लिए कोई बात नहीं है, उनके लिए है भी नहीं वीडियो ये, वो देखेंगे नहीं, आते ही स्किप कर जाएंगे, कोई बात नहीं है, मुझे उनकी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है? बहुत आसान क्वेश्चन, विद्युत रसायन का। शुष्क सेल, लेड संचायक सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल। तो द्वितीयक सेल, द्वितीयक मतलब जिसे रिचार्ज किया जा सके, तो किसको रिचार्ज कर सकते हैं? लेड संचायक सेल को, जो कहाँ में यूज होता है? इन्वर्टर में, व्हीकल्स में। ठीक है, ये सब क्या है? व्हीकल्स में और बहुत सारी जगह पर, तो जिसको रिचार्ज किया जा सकेगा वो लेड संचायक है, वो द्वितीयक सेल होता है। तो उसका उदाहरण यहाँ पर है। और ये शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक है। मरकरी सेल प्राथमिक है, डेनियल प्राथमिक। डेनियल क्या है बताइएगा मुझे, डेनियल प्राथमिक में है किसी और में है, लेकिन यहाँ पर आंसर हो गया द्वितीयक, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 12 में से 12 नीचे कर देंगे। कितना क्वेश्चन आपका सही है? 12 सही है, 11 सही है, 10 सही है, 9 सही है, 8 सही है, कितना कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना आ रहा है। हालांकि आप बताते तो नहीं हो, लेकिन आंसर देने से समझ में आ जाता है कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो 14वां सेट में आपने सीखा 2-3 नए क्वेश्चन, और सब आपके लेवल में था। 2-3 क्वेश्चन जो आपके टच में नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। तो जिसको इसकी इस समय ज़रूरत है उसको तक वीडियो पहुँचाने का आप इतना तो शेयर कर सकते हैं ना, कि जो अभी इसको पढ़ना चाहता है, जिसको इसकी ज़रूरत है, वहाँ तक तो इसको पहुँचाने में आपको क्या कष्ट है। थोड़ा सा शेयर करने के समय लगेगा, और हो सकता है कि व्हाट्सएप चलाने के लिए क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो कोशिश करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ। सोच बदलो, देश बदलो।